हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी करवा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ईवीएस पेडागोजी का पोर्शन लेके आई हूँ। इन्वायरमेंट पेपर 1 के लिए है। इसमें इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पेडागोजी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं सब इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। सारे कॉन्सेप्ट को कवर करवाऊंगी। जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको मैं लेके आई हूँ। इसी वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपका जो ईवीएस पेडागोजी वाला पोर्शन है ये इस वीडियो से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? मैं डिटेल में बताऊंगी चारों ऑप्शंस के साथ, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है कि जो ईवीएस के पाठ्यक्रम है, करिकुलम है ईवीएस का, इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए थे? 6 टॉपिक, 6 थीम दिए गए थे। उनमें से कौन सा एक है? आपको पता होगा, इस चीज़ से रिलेटेड आप परिचित होंगे। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये इसका थीम है। और भी 6 थीम मैं आपको बता देती हूँ, पाँचों। एक तो यही हो गया एक थीम, और भी पाँचों बताती हूँ। एक है परिवार एवं दोस्त, परिवार व दोस्त। दूसरा है, सुनते जाइएगा, दूसरा भोजन, भोजन है। तीसरा आश्रय है, जिसे आवास बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आश्रय है। फिर चौथा जल है। पांचवा क्या है? यात्रा है। और छठवां तो यही है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इन सबको याद रखिएगा। हर बार कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले हो। मैं अभी जब आपके लिए मतलब पीडीएफ तैयार कर रही थी, तो हर साल के पेपर में इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन मिल जा रहा था। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्लियर हो गए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आपको दिया हो, जैसे कि जानवर दे दिया, जानवर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये जीवन का उप थीम हो जाएगा, ठीक है। ये सब थीम हो जाएगा, ये मुख्य थीम, मेन थीम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मेन थीम बस यही, इतने 6 ही थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो उपाख्यान अभिलेख होता है, इसमें से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? देखिए, उपाख्यान जो अभिलेख होता है, ये एक लिस्ट टाइप का होता है जिसमें निर्णय वाले कथन होते हैं। फिर और कौन सी चीजें होते हैं इसमें? जो मजबूतियां, बच्चों की मजबूतियां कहाँ रही हैं, मतलब पोर्शन में बच्चा अच्छा है, गुड है, ठीक है, किस पोर्शन में बच्चा वीक है, इन सब चीज़ों का लिस्ट रहता है। और क्या रहता है? बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे के जो बच्चे से संबंधित जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, सब उपाख्यान अभिलेखों में होती हैं। इसमें चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। मुख्य रूप से ये बोल रहा है ना, मुख्य रूप से समस्या का, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी पहचान तो की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से उन्हीं की पहचान, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना। इसमें जो निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना वाले शब्द बोल दिया गया है। निर्णय लेने वाले कथन इसमें नहीं होंगे। ए बी दोनों इसमें नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ए बी दोनों नहीं होंगे। इसमें कौन सी चीज मेंशन होंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। देखिए, निर्णय लेने वाले कथन ये नहीं होंगे। ए वाला भी नहीं होगा, क्योंकि समस्याग्रस्त बोला गया है। इसको लिखा जाएगा समस्याग्रस्त स्थिति को, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। देखिए, सी वाला होगा, मजबूतियों कमजोरियों की पहचान करना। हाँ, बच्चा किस एरिया में मतलब ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किसमें वीक है, इन चीज़ की पहचान करना। फिर है छठवां, बच्चे की रुचियों और संबंधों की पहचान करना। बिल्कुल, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो उसके संबंध है, उसकी भी पहचान करना। ऑप्शन सी और डी होगा। क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है कि क्या दर्ज करना चाहिए, तो सी और डी आंसर सही हो जाएगा। अभी बोल रहा है इसमें नहीं करना चाहिए, नहीं को ध्यान में रखिएगा। ए बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत ईवीएस जो क्लास होता है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, योजना बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे हम योजना बनाएंगे। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। बिल्कुल सही है। जो एक पाठ है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विषय क्षेत्र मिलाएंगे, उसमें कई विषय, दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को हम ऐड कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर है सेकंड वाला, देखते हैं क्यों गलत हुआ। अलग योजनाओं को, अलगाव वाली चीजें जहां दिख जाए आपको, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग, ये गलत है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ये भी गलत है। फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ये जो प्राइमरी लेवल में होते हैं, ये कहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं, सबको एक ही में करके मिक्स करके पढ़ाया जाता है, इसलिए ये सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है,
पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। ये जो भोजन चैप्टर है इसको पढ़ाना है पुनीत को, और इनसे पहले वो बोल दिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, पाचन तंत्र होते हैं, इनको आप सभी बनाओ। ऐसा पुनीत ने क्यों किया, चलिए देखते हैं। परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, ये गलत है। फिर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। जो मतलब अगर कोई चैप्टर है ना, उसको पढ़ाने से पहले हम यही देखते हैं, बच्चे का क्या देखते हैं, पूर्व ज्ञान देखते हैं। आपको पता होगा जब आप पीटीसी या डीएलएड कर रहे होंगे, पूर्व ज्ञान देखते हैं बच्चे का। इसमें जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे इससे पहले पूर्व ज्ञान देखेंगे, फिर पूर्व ज्ञान से क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। यही तरीका होता है पढ़ाने का। कहीं भी क्वेश्चन बने कि बच्चों चैप्टर को कैसे स्टार्ट करना है, तो पूर्व ज्ञान से क्या करना है, चैप्टर को कनेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। और अगर कहीं भी मोटिव ये दिया रहे अच्छा ड्राइंग, ये सब चीज़ें, या बच्चों की रुचियों के लिए बच्चे की एंजॉय, बच्चे की जो रुचि होती है, अच्छा ड्राइंग बनाना होता है, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं होती कि इनको मेन रखा जाए। अच्छी होती हैं लेकिन मेन नहीं रखा जा सकता इसको। फिर है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये इवैल्यूएशन वाली चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड है। एनईपी 2020 में इवैल्यूएशन की चीज़ों को कम किया गया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला भी, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, असेसमेंट जो आकलन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन, और एक होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और एक क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, जिसको बोलते हैं योगात्मक। इसको योगात्मक बोलते हैं और इसको रचनात्मक बोलते हैं। अंतर देख लीजिए ताकि क्वेश्चन कभी भी बने इससे कोई भी मतलब रिलेटेड घुमा के तो लगा पाए आप। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे रचनात्मक आकलन बोलते हैं, इसको क्या करता है, इसको कैसे किया जाता है, ये टीचिंग के टाइम पे होता है, टीचिंग के ही टाइम पे होता है ये। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आकलन करते जा रहे हैं, बच्चों को आया कि नहीं, छोटे छोटे टॉपिक में देखे जा रहे हैं कि बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा नहीं, ये टीचिंग के बीच में चलता है, टाइम में। समेटिव वाला क्या होता है, जैसे एनुअल एग्जाम हो गया आपका, एनुअल जो एग्जाम है वो समेटिव का एग्जाम्पल है। आप अब तो समझ ही गए होंगे समेटिव का मतलब क्या होता है। ओवरऑल एक बार इवेल्युएशन होगा लास्ट में, सत्र के अंत में, जैसे सत्रांत परीक्षा बोलते हैं इवेल्युएशन, ये एक बार होता है समेटिव लास्ट में। और फॉर्मेटिव वाला टीचिंग के टाइम पे होता है, ये टीचिंग के बाद होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए देखते हैं इसका क्या संबंध सही नहीं है 75 का। इसका जो पहला वाला है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में, अभी बोली थी ना, ये प्रत्येक तिमाही में नहीं होगा, पर डे होता है ये। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। जो इसका एम होता है वो कार्रवाई करना नहीं होता। फिर है कार्रवाई करना होता है, इसमें नहीं वाला पूछा गया है ना, गलत वाला बताना है। कार्रवाई करना होता है जब उसकी कमी को, स्टूडेंट की कमी को टीचर जान पाएंगे। बीच बीच में बोली थी ना कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, टीचर जान गई हाँ इस बच्चे को नहीं आया, तो उस टाइम क्या करेंगे, कार्रवाई मतलब कि उसे फिर से बताएंगे ताकि वो क्या कर पाए, उसे राइट कर पाए, सही लगा पाए। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, बिल्कुल सही है। कितना डेवलपमेंट हुआ इसकी निगरानी की जाती है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो होगा यही जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। जो स्मिता है वो टीचर है, अपने विद्यार्थियों को क्या करना चाह रही है, वो जो लैंगिक विषमताएं होती है ना, जेंडर जो है डिस्पैरिटी होती है उसके बारे में, और जो रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप की चीज़ें होती हैं, इनसे क्या करना, इनसे इनको परिचित कराना चाहती हैं। फिर है स्मिता को क्या करना चाहिए, चलिए देखते क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये ऐसा गलत है। फिर है मतलब परफेक्ट उतना नहीं है, एक्टिविटीज नहीं हो रही इसमें। फिर है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, बच्चा बस देख ले रहा है, एक्टिविटी बच्चा कुछ कर पा रहा है नहीं। फिर है केवल वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, आप टैग वर्ड देखे होंगे। फिर है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ऐसी चीज को दिखाना है कि जो जिसको, जैसे ऑटो चालक है माँ, ऑटो चालक है, ऑटो ड्राइवर है, ठीक है, तो इससे क्या पता है ये लेडी भी है, ठीक है। लोग, ये समाज, ये सोसाइटी, लोग क्या जो है मान के चलते हैं कि जो औरत होती है वो ड्राइवर वाला काम नहीं कर सकती, मतलब ऑटो नहीं चला सकती। लेकिन आप उसको जो है इस ये जो धारणा थी इसको तोड़ने के लिए आप ऑटो ड्राइवर की मतलब एक लेडी को ही ले आए।
जो ऑटो ड्राइवर चलाती है। तो उनसे क्या हुआ, उन्हें उन्हें इनसे प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। जो बच्चे हैं उनको उनकी जो ये भ्रांतियाँ हैं कि नहीं लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं, तो ये चीज़ें उनके मन मन से मतलब खत्म हो जाएँगी। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला ज़्यादा सही है कि ऐसे मतलब माँ को आमंत्रित करो जो क्या है, ऑटो चालक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइम मैं बता दूँ आपको। एक होता है लिंग पक्षपात, मैं कल भी बताई थी, ठीक है? लेकिन जो लोग नहीं देखे वो इसमें देख लें। लिंग पक्षपात होता है एक लिंग पक्षपात होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है जिसे रूढ़िवादिता बोलते हैं। 2 ही चीज़ क्वेश्चन में बनता है, एक रूढ़िवादिता, एक लिंग पक्षपात, ठीक है? फिर चलिए देखते हैं अंतर क्या है दोनों में। जहाँ पे ये ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे ये बोला जाए, जहाँ पे लिंग पक्षपात वहाँ पे होता है जहाँ पे टीचर क्या करे, जो टीचर है ना वो 2 नज़रों से देखे। जैसे कोई क्वेश्चन है वो केवल बॉयज़ से पूछा जा रहा है, गर्ल्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये पक्षपात कर रहा है, ठीक है? वहीं रूढ़िवादिता वो होती है, ये थिंकिंग से, सोच से रिलेटेड होती है। एक बार क्वेश्चन भी मैं प्रीवियस ईयर करवा रही थी तो उसमें बना था रूढ़िवादिता से कि जो रूढ़िवादिता होता है इसको कौन निर्धारित करता है? क्या प्रकृति ने निर्धारित किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको प्रकृति ने निर्धारित नहीं किया है। इसको प्रकृति ने निर्धारित नहीं किया है रूढ़िवादिता को, इसको किसने निर्धारित किया है? केवल आंसर किस पे लगाना है? समाज पे। इसको समाज ने निर्धारित किया है। ये सोच से रिलेटेड होती है और क्वेश्चन कैसे इसमें बनते हैं कि जैसे लड़के हैं वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में, लड़कियाँ कम अच्छी होती हैं। जिसको मतलब मान के चला जाता है ना, सोच हो जाती है जिसकी, वो होता है रूढ़िवादिता। तो बोला जाएगा ये किस टाइप का है? तो उसे उसमें रहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप, तो वो रूढ़िवादिता आप आंसर लगा देंगे। आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा, पक्षपात और रूढ़िवादिता। इसमें जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। इस टाइम मैं सब बता दे रही हूँ ताकि अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जान लें, तभी तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता, क्या करेंगे? कारण पूछेंगे या खुद पूछेंगे या दोस्तों से पूछवाएँगे। फिर मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, होमवर्क नहीं कर रहा है ज़्यादातर तो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, फैमिली से पूछेंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें ऑप्शंस है, उसी हिसाब से आंसर इसका लगेगा 77 का। उसकी कठिनाई का पता लगाएँगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। बिल्कुल सही है। क्या नहीं कर रहा? कक्षा का कार्य, होमवर्क नहीं है ये, कक्षा का कार्य है, ध्यान रखिएगा, मैं होमवर्क समझ रही थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा कि क्लास की प्रॉब्लम है ना ये, तो उसकी कठिनाई का पता लगाएँगे, हो सकता है ज़्यादा टफ हो इसलिए बच्चे को इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग क्लास को थोड़ा-सा समायोजित कर देंगे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्लास को एडजस्ट कर देंगे। और अगर वहीं गृह कार्य वाली होमवर्क की बात होती तो किससे मिलते हैं हम? पेरेंट्स से चर्चा करते हैं कि क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 छूटा नहीं है, सब सीरियल से चल रहा है। चलिए देखते हैं, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ये टॉपिक है। इस पे क्या कर रही है ये मुस्कान? ये टॉपिक है कोई, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। विषय पर एक वाद विवाद डिस्कशन वाली चीजें आयोजित हो रही है मुस्कान के द्वारा। इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका क्या जो ये हो सकता है, डिबेट जो हो रहा है, वाद विवाद को डिबेट बोलते हैं, जो डिबेट हो रहा है क्लासरूम में, इसका क्या एम हो सकता है, क्या मोटिव हो सकता है? चलिए देखते हैं। फिर वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, पूरी तरह से गलत है, ठीक है? यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करना चाहती है, करेगा, ये भी नहीं, उतना सही नहीं है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ये भी नहीं है। फिर है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण, जब देखिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो गया, जो बोल रहा है ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर ये देखिए, इसी की वजह से ये सही हो रहा है, जहाँ पे कई दृष्टिकोण, अलगाव वाली चीज़ें मतलब कंटेंट में क्लासरूम में हो और सब्जेक्ट में हो, बच्चों में हो, वहाँ पे ये नहीं है कि बच्चों को अलग करना है, बच्चों को नहीं, उसमें जो सीखने वाली चीज़ें होती है उनमें जितनी वैरायटी रखी जाएगी ना उतना ही वो अच्छा होता है बच्चे के लिए सीखने में, इसको ध्यान रखिएगा, बच्चों में नहीं। तो क्या है, यह इस मुद्दे पर बच्चों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है, बच्चे अलग-अलग दृष्टिकोण अपना लाएँगे और दूसरे बच्चे इसको सुनेंगे किस हिसाब से कोई सोचता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, इसमें सोशलाइज़ेशन बहुत होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में 79 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, जो मैपिंग स्किल होता है, इसका एक क्या रिलेट होता है ये? इसका मतलब होता है प्लेस जो होता है उससे उसके बारे में नॉलेज हो जाए।
प्लेस के बारे में, स्थान से संबंधित ये समझ होती है, स्थान और स्थिति से। चलिए देखते हैं। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, नहीं। पूर्व अनुमान, अनुमान उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कौशल, ये तो रिकॉर्डिंग से तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। स्थानों के, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जो रिलेटिव पोजीशन होता है प्लेस का, उसको क्या करना, उसकी समझ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, यही मानचित्रण कौशल, मैपिंग स्किल जो होता है। कहीं भी क्वेश्चन इससे बने तो ये इसका यही मोटिव होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, मैपिंग वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। सेंसेस जो हैं इन ये ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर इन निम्न में से कौन सा क्रियात्मक उपयुक्त कार्य के लिए सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, नहीं। इसमें क्या, इसमें सेंसेस का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। समूह चर्चा में प्रोत्साहित करना, इसमें भी नहीं। फिर है उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करें। स्मार्ट कक्षा सारा प्रोजेक्टर वगैरह पे चलता है। फिर है नज़दीक के स्थान के लिए भ्रमण पर आयोजित करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। देखिए, जो एक्सप्लोरेशन होता है ना, भ्रमण जिसे बोलते हैं, फील्ड ट्रिप जिसे बोलते हैं, ठीक है, फील्ड ट्रिप, इसमें क्या होगी, इसमें एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ें होंगी, खोज वाली चीज़ें होंगी। जैसे बच्चा निकलेगा विद्यालय से बाहर, कोई मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए कोई ट्री है, उसका कोई अलग सा लीफ है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो टच करके देखेगा, तो स्किन यूज हो रहा है। आंखों से देखेगा, वो आई भी यूज हो रहा है। सेंसेस कितने यूज हो रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए चिड़िया है, इनकी आवाज़ को सुन रहा है, तो जो ईयर है वो भी यूज हो रहा है। तो सारे सेंसेस इसमें यूज होंगे फील्ड ट्रिप में। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ऐसे आप सोचा करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस टाइप का कल भी क्वेश्चन आया हुआ था जब मैं करवा रही थी आपको हिंदी पेडागोजी, जिसमें उसमें बस इसमें ईवीएस है, उसमें हिंदी था। इसका क्या मतलब होता है, अगर कहीं अलग अलग समाचार पत्र ला रहे हैं, पत्रिका ला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ये रियल लाइफ से कनेक्ट करना। जो रियल लाइफ से कनेक्ट करना, हमेशा एजुकेशन को कैसे किया जाएगा, एजुकेशन को देख, तो रुको बता रही हूँ, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात हो तो जो क्लासरूम का एजुकेशन होता है ना, क्लासरूम का जो एजुकेशन है उसको किससे कनेक्ट, बाहरी दुनिया से, उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। दूसरा वही होता है, बाहरी दुनिया मतलब इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर देना, सोशलाइजेशन कर देना, तो ये सब चीज़ें और रियल लाइफ से ऐड कर देना, जो कि इसमें होगा। चलिए देखते हैं 84 वाला, इसका सही आंसर क्या है। पहला है, वे मनोरंजक साधन, मैं बोली थी मनोरंजन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इसको कहीं मेन में रखा जाए ना, मेन, तब ये गलत है। तब इसको नहीं रखा जाएगा। इंटरेस्ट हो या फिर मनोरंजक चीज़ें हों, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से, यही देखिए जो रियल लाइफ है ना, उनको अपने संसार में जुड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। स्वतंत्र बनाने में, ये इसका ये कौन सा स्वतंत्र से बनाएगा। फिर है ये विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ें नहीं करनी है जिससे बच्चे जेल से फेल करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। पर्यावरण अध्ययन में जो इन्वायरमेंट जो है स्टडी होता है, इसमें ईवीएस में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में, देखिए अगर प्रश्न से कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न के बारे में क्या आपकी थिंकिंग है, इसको क्या लेना है, पहली बात पॉजिटिव लेना है। दूसरी बात क्या है, प्रश्न किसको करना चाहिए, टीचर को भी प्लस स्टूडेंट दोनों को प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने से बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, यही सब आंसर होंगे इसके, ठीक है। एक्टिव होगा, इससे उसका अटेंशन किस पे जाएगा, क्लासरूम पे जाएगा। ये सब चीज़ें प्रश्न की खासियत होती है। प्रश्न करना अच्छी बात है, अच्छी बात के रूप में लेना है। चलिए देखते हैं 85 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। एक युक्ति के रूप में लेना, बिल्कुल इसको एक संसाधन के रूप में लेना, अच्छी चीज़ के रूप में लेना है। इसका क्या उपयोग होता है, चलिए बताते हैं। ये क्या करता है, इंटरेस्ट भी बढ़ाता है, इंटरेस्ट भी पढ़ने में बढ़ाता है। अनुशासन को बनाए रखना, ये इसका मोटिव नहीं होता। डिसिप्लिन को बनाए रखना किसी भी पॉजिटिव चीज़ का मोटिव नहीं होता। कहीं भी आ जाए अनुशासन को बनाए रखना, ये गलत होता है। ध्यान खींचने के लिए ये सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, एज कंपेयर हो सकता है इसकी कोई और ऑप्शन और ज़्यादा सही हो। नियम यही है, जल्दबाजी में आंसर नहीं लगा देना है कि आप सेकेंड वाला पढ़े, थर्ड फोर्थ पढ़े भी नहीं, आपको लगा कि बस अटेंशन के लिए हो रहा है तो लगा दिए। एसीटेट में ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जो एज कम्पेयर, और जो ऑप्शन होते हैं ना वो सही होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जो सही है, ज़्यादा जो सूटेबल है वो आंसर को चुनना है, इसलिए इसको चारों पढ़ना पड़ेगा। नियम के पालन को, फिर यही डिसिप्लिन वाली चीज़ें आ गई। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ध्यान से ज़्यादा क्या करता है, ये इंटरेस्ट को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्यूरियोसिटी जो होती है वो क्लासरूम में इससे बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है।
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जो पर्पस नहीं होना चाहिए ईवीएस अध्ययन का, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें से। विषयता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अगर कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, सृजनात्मकता मतलब होता है कि मल्टीपल थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिविटी जिसे बोलते हैं, नई नई चीज़ें करने की क्षमता, नए नए जैसे प्रॉब्लम हो गए, नए नए उसके सोल्यूशन निकालना, एकदम एक्टिव रहता है बच्चा इसमें। फिर है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक आ गया ना, संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल, कई कौशल इसमें देखिए, खोजबीन आ गया, सब पॉजिटिव है इसमें। ऐसे आप आंसर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन गलत वाला पूछा ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, इसमें गलत वाली चीज़ें बतानी है। फिर है प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने एवं समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, जब सब सही हो गए तो फोर्थ वाला ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ में क्या है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक, देखिए सटीक वर्ड अगर आप लास्ट में देखते ना, मान लीजिए पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े, आपको जल्दबाजी है कोई, यहाँ सटीक देख गए ना और वहाँ नहीं देख गए, वहाँ नहीं और यहाँ सटीक, ऑप्शन फोर्थ वाला बिना पढ़े लगा सकते थे अगर जल्दबाजी में है तो, ठीक है। नहीं सटीक देख लिए एक बार आपने, मतलब होता नहीं संतुष्टि के लिए पढ़ भी लिए। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास, ये संख्यात्मक कौशल ये भी निगेटिव ही है, तो क्या हो गया ये, एक तो सटीक संख्यात्मक कौशल, ऊपर से नहीं वाले क्वेश्चन, ये सही हो सकता था बिना ऑप्शंस पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं थर्ड एवं फिफ्थ के लिए एक विषय का क्षेत्र है जो संकलित करता है। थर्ड और फिफ्थ के लिए एक मतलब विषय का क्षेत्र है जो क्या संकलित करता है, चलिए देखते हैं क्या करता है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। फिर है विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, ये नहीं उतना सही। पर्यावरण शिक्षा, ये देखिए इसमें तीन चीजें, पर्यावरण शिक्षा आ गया, सामाजिक अध्ययन आ गया, विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, तीन तीन सब्जेक्ट है, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, इतना किसी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? जो एनवायरमेंटल स्टडीज होता है इसमें इसके मतलब अध्ययन से रिलेटेड क्या इसमें से सही है, चलिए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। कहाँ पर्यावरण अध्ययन मतलब जो पर्यावरण नाम का सब्जेक्ट होता है वो अलग से नहीं चलता, ये मैथमेटिक्स और साइंस में ऐड किया हुआ होता है इनडायरेक्टली रूप से। फिर है फर्स्ट एंड सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से, बिल्कुल सही है, भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये जो और सब्जेक्ट होते हैं उसके माध्यम से इन्वायरमेंट को पढ़ाया जाता है, इसका कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। जो खोज वाली चीजें, एक्सप्लोरेशन वाली चीजें हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, पर्याप्त समय दिया जा रहा है, ये क्या इंगित करता है, इसका क्या आशय है, चलिए देखते हैं 74 का। पहला है पर्यावरण अध्ययन याद करके जो रोट लर्निंग होता है ये मना होता है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। फिर है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता, ये खोज के द्वारा, भ्रमण के द्वारा। फिर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित है, इसका यही आशय है, इससे रिलेटेड इसको आंसर देना है, इससे रिलेटेड। और इसमें क्या किया जा रहा है, बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है। कहीं भी अगर कोई भी सब्जेक्ट की, किसी क्लासरूम की, किसी भी चीज़ की बात हो तो हमेशा क्या मान के चलना है, चाइल्ड सेंटर्ड, कहीं भी टीचर सेंटर्ड या फिर ऐसे नहीं मानना है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड ही रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का एक उप प्रकरण है? जो थीम होते हैं एक उप थीम होते हैं, सब थीम होते हैं जिसे बोलते हैं, इसमें से चलिए देखते हैं। अभी मैं बोली थी परिवार मित्र 6 थीम बताई थी ना, भोजन भी था और चीजें हम कैसे बनाते ये भी था, जल भी था, यात्रा भी था, जानवर लेकिन कहीं नहीं था, ये क्या है, ये सब थीम है, ये सब थीम है, ये मतलब थीम के अंदर जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए आपका भोजन है, फिर भोजन के अंदर कैसे आ जाता है, भोजन हम कैसे पकाते हैं, कौन सा जंतु कौन सा भोजन करता है, तो ये चीजें सब थीम आ गई, और जो भोजन है वो थीम हो गया, तो ये जानवर जो है सब थीम है, चैप्टर के अंदर आता है, ये मुख्य थीम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, 6 थीम को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन हर बार इससे बनता है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय मतलब डिजायरेबल जो एक्टिविटीज है वो क्या है, चलिए देखते हैं, शिक्षक के लिए पूछ रहा है, टीचर्स के लिए। इसका है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, जितना वैरायटी रख सकते हैं रखिए सिलेबस में, क्लासरूम्स में, ठीक है। बहुसांस्कृतिक देश, देखिए
इससे बच्चों का बहुत विकास होता है, जो सोशलाइज़ेशन होता है बच्चे का पूरा होगा। अलग-अलग कल्चर से, अलग-अलग जो है संस्कृति से अगर बच्चे आएँगे, तो उनके संस्कृति को बच्चे सीख पाएँगे, हर जगह के बारे में जान पाएँगे, यहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। ये सब चीज़ों से बच्चों का जो ब डेवलपमेंट होता है, वो बहुत तेज़ी से होगा। फिर देखते हैं सेकंड था ये सब गलत क्यों हुए? पर्यावरण अध्ययन की उदाहरणों की से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। महत्वपूर्ण सूचना अभी देखिए इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें फिर आई थी, वो भी गलत थी, यहाँ भी गलत है। फिर है पर्यावरण अध्ययन के 6 पैकेटों का रेखीय आयोजन, ये गलत है। ये गतिविधि होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिए, केवल फिर गलत है। गलत वाला मैं इसलिए बता दे रही हूँ, क्यों गलत है? ताकि आप भी जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर जो है क सॉल्व करने बैठें, तो इसी प्रकार जैसे मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, ऐसे आप भी एलिमिनेट कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं आता तो एलिमिनेट करके आंसर निकालना ईज़ी हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, इसमें बच्चों के द्वारा क्या करना है? ज्ञान की रचना करनी है। और नॉलेज को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। ये क्या महत्वपूर्ण है इसमें से? किसके द्वारा ज्ञान की रचना होगी बच्चों में? एक तो भाग लेने के द्वारा होगी, सक्रिय एक्टिव रहने से होगी। दूसरा क्या होगा? उनकी जो मतलब होता नहीं है एक्टिविटीज़ से होगी। एक तो एक्टिव से, दूसरे एक्टिविटीज़ से, फिर अलग-अलग समुदाय के अगर बच्चे सदस्य आ गए उनसे होगी। चलिए देखते हैं इसमें। सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल इससे होगी। समुदाय के सदस्य बच्चों के, बिल्कुल सही है और इससे भी होगी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से भी होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही हो जाएगा, क्योंकि डी वाले को हम इसलिए बिना देखे इसको ही आंसर लगा लिए, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी सही है, तो डी चारों ऑप्शन कहीं है नहीं। डी वाला देखते हैं क्या है? व्याख्या परिभाषा से काट सकते हैं। जो व्याख्यान वाली चीज़ होती है, ये गलत होती है। परिभाषा भी नेगेटिव टैग वर्ड है, इससे डायरेक्ट आप काट सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। जो बच्चे होते हैं एनवायरनमेंट जब सीखते हैं, इनको इफेक्टिव तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत के द्वारा। वृत्तांत मतलब नैरेटिव्स होता है, जैसे जैसे कहानी टाइप का होता है ये। फिर अपने ऊपर जो बीती होती है उसे बताना, किसी की जीवनी को बताना, ये वृत्तांत होता है, नैरेटिव्स होता है। किसी चीज़ का विस्तार करना, जो आँखों देखी घटना होती है। फिर है सेकंड कहानियाँ, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। फिर और देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या-क्या है। शिक्षकों की अवधारणा कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रभावशाली व्याख्या भी दे दिया, इसलिए गलत है। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन व्याख्या फिर दे दिया। व्याख्या शब्द जहाँ भी देखिए काट दीजिए अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है। ए बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों, वृतांत और कहानियाँ, नैरेटिव्स और क्या है? स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य, जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या करना है? फिगर बनाना है और उनका असेसमेंट मतलब आकलन करना है। चलिए देखते हैं। ऐसा जो है टीचर क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है ये काम करने के लिए। क्यों कर रहा है ये बताना है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो। क्रिएटिविटी क्या होता है? नई-नई चीज़ें करना, नई चीज़ें बनाना, ये क्रिएटिविटी होता है। बिल्कुल इसका मोटिव ये है। अवलोकन एवं रचना कौशलों का विकास, बिल्कुल है ये भी। बच्चों में सौंदर्य संवेदना, बिल्कुल जब फिगर बनाएँगे सौंदर्य संवेदना तो आएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला भी सही है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th वाला हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला, जो पर्यावरण अध्ययन होता है इसमें क्राफ्ट और आर्ट्स जो होते हैं को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इनको समूह में कर दिया जाता है फिर सिखाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? चलिए देखते हैं। कक्षा की अनुशासनहीनता, जहाँ अनुशासन शब्द आ जाए काट सकते हैं आप ऑप्शन को। फिर है समूह में सीखना, सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। जो समूह में सीखना होता है वो सहपाठी द्वारा सीखने, अगर कहीं भी सीखने की बात हो तो ग्रुप में अगर सिखाया जा रहा है वो अच्छा होता है, ठीक है। समाज की द्वारा सिखाया जा रहा है वो भी अच्छा होता है। और किसके द्वारा? रियल लाइफ से जोड़ने वाली बात तो अभी इसके पहले मैं बताई थी। फिर चलिए देखते हैं क्या होगा। और फिर है बी वाला सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को, बिल्कुल जो सामाजिक इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन होता है उनको क्या करता है? अच्छा बनाता है। सोशल इंटरेक्शन क्या मतलब? समाज में अगर ग्रुप में बच्चे सीखेंगे तो बात करना सीखेंगे, समाज में निकलेंगे समाज में भी अच्छी बातें करेंगे और जो है खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होगा। फिर है फोर्थ वाला बी सी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय, ये देखिए करिकुलम को अगर कहीं समय पे पूरा करने का उद्देश्य दिया जाए तो ये गलत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? जो ईवीएस होता है इसको सीखने का सबसे प्रभावशाली इफेक्टिव जो है संसाधन रिसोर्सेज क्या है? परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र भी है।
ए बी सी तीनों है। अब अगर डी दिया होता ए बी सी डी तो चारों ले लेते, लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए ए बी सी तीनों लेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में ज़्यादा लिया है ए बी सी तीनों, क्योंकि परिवार के सदस्य के द्वारा भी पर्यावरण का अध्ययन होता है, फिर है समुदाय के द्वारा भी, समाचार पत्रों के द्वारा भी, क्लासरूम के द्वारा होता है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात वो होता है, जैसे मान लीजिए हम पहले ट्री क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम पहले ट्री को देख रहे हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी इसमें भी जीव होता है, और क्या होता है, इसमें भी भोजन बनता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन वाली क्रियाएं होती है, ये सब हमें बाद में पता चलता है। देखिए, जो हमें ज्ञात मतलब हम देखते हैं पहले, फिर हमें जो चीज़ें नहीं पता रहती है हम उनकी तरफ जाते हैं। जो हमें पहले पता रहता है, हमें पता क्या है, ट्री ऐसा, पेड़ ऐसे होता है, ये ज्ञात हो गया, हमें पता था ये। फिर हमें जो नहीं पता था वो पता चला, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर एग्जाम्पल लेके बता दी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, अज्ञात से ज्ञात, अगर हम पहले परिभाषा बता दिए, मान लीजिए हम जो है ट्री को इसी एग्जाम्पल को मैं बता दे रही हूँ, मान लीजिए हम ट्री को देखे ही नहीं होते, इसके बाद हमें एग्जाम्पल, हमें परिभाषा बता दिया जाता है कि इसे ट्री बोलते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो ये अज्ञात से ज्ञात, ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना। बच्चों के साथ पहले दिखाना है ये चीज़ें ऐसी हैं, फिर बताना है कि जो है, फिर बताना है, फैक्चुअल चीज़ें लास्ट में बतानी है, जो उससे नहीं पता वो बाद में बतानी है, जो चीज़ें पता है, इसीलिए तो बोला जाता है पूर्व ज्ञान से जोड़ना चैप्टर्स को। फिर अब वैश्विक से स्थानिक, वैश्विक मत से स्थानिक, ये भी गलत है, मतलब पहले विश्व को जानेंगे तब छोटे छोटे अपने स्थान घर के आसपास, क्योंकि पहले अपने घर के आसपास को जानेंगे, तो ये गलत है। अमूर्त से मूर्त वही होता है, अमूर्त मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से जो ज्ञात चीज़ें होंगी उनमें नहीं। जब हमें जो चीज़ें कुछ ज्ञात होते पता होती है, हम उनसे इमेजिनेशन की तरफ जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा। और जो मैं अभी बताई हूँ ना, मूर्त से अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ये चीज़ें कहीं भी सही नहीं होंगी। अगर अच्छे पढ़ाई की बात होगी, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, तो ये चीज़ें कहीं सही सही नहीं होंगी। हमेशा ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए। इसका उल्टा अमूर्त से मूर्त मतलब मूर्त से मूर्त होना, अमूर्त होना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, क्वेश्चन हर बार बनता है। निम्नलिखित में से, जरूरी नहीं इन्वायरमेंट में ही बने, और सब सेक्शन में बन सकता है, जीडीपी में बन सकता है, और भी जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, मैथ है, जैसे हिंदी में बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन अभी बताई थी, एक रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन टीचिंग के टाइम पे ही चलता है, टीचिंग के टाइम पे ही चलता है रचनात्मक आकलन। और जो योगात्मक होता है वो सत्रांत, जिसे एनुअल एग्जाम बोलते हैं, ये लास्ट में होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर सही होगा। का इसका साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक परीक्षण किस में आ जाएगा, ये समेटिव में आ जाएगा, योगात्मक जिसे परीक्षण बोलते हैं, लास्ट में जो होता है सब जोड़ जाड़ के, वो होता है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, मतलब साल भर में एक ही बार होगा, वो होता है समेटिव, लास्ट में जो होता है। वर्णन अभिलेख, वर्णन टीचिंग के टाइम पे ही चलता रहता है। क्रम निर्धारित मापनी, ये भी होता है। पोर्टफोलियो भी टीचिंग के टाइम पे ही होता रहता है। जो चीज़ें टीचिंग के टाइम पे होती रहेंगी वो आंसर इसका नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी आप अगर क्वेश्चन इससे बदल के भी आता है तो लगा पाएंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए? बच्चों का असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, यही बच्चों का असेसमेंट होता है। हर एरिया में देखेंगे, कम्युनिकेशन में देखेंगे, सोशलाइजेशन में देखेंगे, बच्चे के जो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें हैं उसमें देखेंगे, क्लासरूम के डेवलपमेंट को देखेंगे, हर चीज़ें देखेंगे, वही होता है आकलन, कितना प्रोग्रेस हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें किस चीज़ को दूर रखना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इनको, जो बच्चे के आंसर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत, बहुत सटीकता वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा, वो प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। हमेशा आंसर देते टाइम इस बात को ध्यान में रखना है। अभी आपको लगेगा कि नहीं ये तो बताना ही चाहिए सही गलत क्या है, ये हमेशा आंसर देते टाइम ध्यान में रखना है। बच्चा किसका है, प्राइमरी क्लास का है, एक 1 टू 5th का है, ये बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है, 1 टू 5th का है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए आंसर देते टाइम। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। इसी को दूर रखना चाहिए। ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी सीखें, कैसे भी सीखें, इनमें ज़्यादा सटीकता वाली चीज़ें नहीं लाई जा सकती हैं। फिर देखते हैं आकलन के संकेतकों का उपयोग, ये तो इस पे ध्यान देना चाहिए। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये तो होना ही चाहिए, डिस्कशन वाली चीज़ें अच्छी होती हैं। बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन कर रही, कोई एक्टिविटीज करवा रही है, फिर है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से
फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। फर्श है, इस पर कुछ चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं। फिर क्या कर रही है, उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को कैसे मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करती है, इसमें क्या मॉडिफाई कर दे शिक्षक कि बच्चों के सीखने के ये सकारात्मक एक्टिव चीजें हो जाए, बच्चों के फेवर में हो जाए। चलिए देखते हैं। फर्श है, फर्श पे चीनी के दाने डालने को टीचर बोलती हैं। इसके बाद वेट करने को कहती हैं जब तक कि क्या ना आ जाए, चींटियां ना आ जाए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर, क्या मॉडिफाई और करना चाहिए जिससे बच्चे और एक्टिव हो जाए। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करना चाहिए। केवल अवलोकन नहीं करना, बच्चों को भी इंगेज करना है, इसमें शामिल करना है। फिर है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए, जब अभी तक उन्होंने अनुभव लिया ही कहा। फिर है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, जिसमें कई चीजें ऐड हो जाए ना। देखिए, क्रियाकलाप का आकलन अवलोकन करने, फिर है अनुभव साझा करने, जो एक्सपीरियंस है उस पर चर्चा करने को करना चाहिए। जब आप बोलेंगे अनुभव साझा करो, अवलोकन, जिसमें कई चीजें ऐड हो जाती हैं। अवलोकन भी हो गया, क्रियाकलाप भी हो गया, अनुभव साझा भी हो गया, चर्चा डिस्कशन भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे पॉजिटिव वर्ड जिसमें ज्यादा रहे वही आंसर लगा दिया करिए। 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोग, आपको पता होगा, जॉन मेंडल जो थे, मटर वाला प्रयोग इन्होंने ही किया था। अनुवांशिकी का खोज भी इन्होंने किया था। फिर है कि प्रयोगों को शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। इनके जो प्रयोग हैं पी पे किए थे ना, मटर पे, इसको शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है, चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की और छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, बिल्कुल सही है। ये कितने स्टेप में इसका देखिए प्रयोग किए थे, ये पड़ताल के चरणों को जानना, ये सही है। छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं, ये नहीं है मोटिव। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि गुण कैसे उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला भी सही है, ये वाला सही नहीं था। अपने और अभिभावकों के रिश्तेदारों के बीच समानता, ये अपने रिश्तेदार के बीच कहाँ समानता, जैसे पी का कोई पौधा था, मटर था, तो उसमें उसी के वंश से हो रहे हैं, रिश्तेदार थोड़ी ना शामिल हो रहे थे। ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है आपकी बार, कई जगह से क्वेश्चन ली हो ना, इसलिए सीरियल वाइज नहीं मिलेगा आपको। नाजली को गुड़ खाना पसंद है, ठीक है। दोपहर में वह उसकी मम्मी सो रही थी, तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित में से किन प्रकारों का एक उदाहरण है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें उद्दीपन के द्वारा सीखा जा रहा है। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, वो गुड़ कर रहा है। गुड़ खाने की जो इच्छा है, गुड़ खाने की जो इच्छा है वो उद्दीपन का काम कर रही है। और जहाँ उद्दीपन के द्वारा सीखना हो, वहां पे क्या कैसे सीखा जाता है। एक तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, क्रिया प्रसूत। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाए एक हो जाएगा यांत्रिक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी किसमें है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत, इसमें किसके द्वारा, गुड़ खाने की जो उत्तेजना है ना, उद्दीपन नहीं बोली अभी, उद्दीपन बोल दी थी ना, उत्तेजना रहेगा वो, उत्तेजना, उत्तेजना के द्वारा सीखा जा रहा है। वो एक्साइटमेंट है कि हाँ मुझे गुड़ खाना है, वो एक्साइटमेंट है, इच्छा है ना। तो उत्तेजना के द्वारा जिसमें सीखा जाता है उसमें उसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको किसने दिया था, स्कीनर ने दिया था। इसको स्कीनर ने दिया था, ये रूसी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। स्कीनर ने दिया था। ये किस पे प्रयोग किए थे, चूहे पर। इन्होंने भूखे चूहे पे प्रयोग किया था। और एक्साइटमेंट के द्वारा इसमें सीखा जाता है, इसमें एक्साइटमेंट के द्वारा कोई चीज़ किया जाता है। और अगर इसमें जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो तो इसमें पुनर्बलन के द्वारा काम होता है, जिसे हैबिट बोलते हैं। बार बार कोई चीज़ प्रैक्टिस करने से चीज़ें होती हैं। इसमें उद्दीपन वाली चीज़ें होती हैं, उद्दीपन इसमें आता है, ठीक है। पावलाव वाले में इसको किसने दिया था, इसको दिया था पावलाव ने, इसको पावलाव ने दिया था। उद्दीपन वाली चीज़ें इसमें आती हैं। और क्रिया प्रसूत में क्या आ जाएगा, क्रिया प्रसूत में आ जाता, डी नहीं होगा, सी होगा। क्रिया प्रसूत में आ जाता है उत्तेजना, ये एक्साइटमेंट जो है गुड़ खाने की, इसकी वजह से हो रहा है। बी और डी सही हो जाएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन से अगर क्वेश्चन आए तो ये हैबिट से होता है, हैबिट से चीज़ें सीखती हैं, ऐसा पावलो ने बताया था। और जो है इन्होंने पावला जो है इन्होंने कैसे बताया, उद्दीपन के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक उद्दीपन को पहले लिया था, फिर उसको हटा के इन्होंने बोला कि अगर हम उद्दीपन हटा देंगे इसके बाद भी काम होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्य, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अवधारणा के सतत पद से, सतत मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा। और समग्र को मतलब क्या होता है, संपूर्ण, कोई भी एरिया छूटे ना, जहाँ का मूल्यांकन हो ना। चलिए देखते हैं इसका इस सतत पद से कौन संबंधित है। फिर है वृद्धि एवं विकास के अभिज्ञात पक्षों का हाँ, वृद्धि विकास कैसा होता है, सतत होता है।
ठीक है, सतत होता है, ये संबंधित है इससे। बुद्धि विकास के पाठचर्या संबंधी, ये देखिए वो जो बोल दिया पाठचर्या संबंधी, सह पाठचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन, ये गलत है। बुद्धि विकास का नहीं हो रहा है, ये पाठचर्या सह पाठचर्या संबंधी हो रहा है। फिर है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी वाला भी इसमें सही हो जाएगा। जो निदान होता है, डायग्नोस्टिक वाली चीजें होती हैं, ये निरंतर होती हैं, सतत होती रहती हैं, उपचार भी सतत होता रहता है। तो ये सी वाला भी सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा, ए एंड सी। क्षमता और मनोवृत्ति उपज का मापन ये हमेशा नहीं होता। ये बोला गया है कि इतना इवेल्युएशन पे ध्यान नहीं, क्षमता है, देखिए एबिलिटी, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर मनोवृत्ति, अभिरुचि, इन सब का मापन सतत नहीं होता। ये जो अब विकास है और वृद्धि है, इनका माप ये मतलब सतत होते रहते हैं। और जो अधिगम के डायग्नोस्टिक वाले चीज हैं, उपचारात्मक वाले हैं, और निदान है, वो भी होने रहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ये दोनों चीजें सतत होती रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस में जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय और उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? मुख्य विषय देखिए फिर पूछ लिया, कितना इससे क्वेश्चन बन रहा है, मैं बोली थी ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 79 का चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं अभी मैं बताई थी, और बाकी ये सब क्या है, ये उप थीम है, सब थीम जिसे बोलते हैं, सब थीम है, ठीक है, उपविषय जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, सब थीम है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, याद कर लीजिएगा 6 थीम को। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है। विस्थापन मतलब कोई प्लेस है वहां से हट जाना, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। यह बच्चों को जानकार एवं संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। चलिए देखते हैं उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि के विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, जिनको जन्मभूमि के नाम विकास के नाम पे विस्थापित कर दिया गया है, जन्मभूमि से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यही है उनको संवेदनशील बनाने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी से पांचवी, मतलब थर्ड से फिफ्थ तक की पुस्तकों को ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? चलिए देखते हैं। इसका जो चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, ये मैं बोली थी कि ये मोटिव नहीं होता है। फिर है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त मतलब देख के जिस चीज को करें, बिल्कुल चित्रों का यही उद्देश्य होना चाहिए, बी। फिर देखते हैं बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझ लेते हैं। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम उनको पहले फिगर दिखा देंगे तो कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाएंगे। सी वाला भी सही है। बी सी जब दोनों सही हो गए तो ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। चित्रों से किताब आकर्षक आकर्षक वाली चीजें मेन नहीं रखी जा सकती, इंपॉर्टेंट होती है लेकिन मेन जहाँ रख दी जाए वो गलत हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है। बी वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नौसेना की अधिकारी हैं, तो जो चिकित्सा अधिकारी हैं इनकी एक झलक देगा कि जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनका वर्क कैसे होता है, उनका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी ये बताएगा। तो ए बी दोनों सही होगा। फिर देखते हैं ये समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कोई मोटिव नहीं है। फिर है ये कोई मतलब कुछ नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है। फिर है ऑप्शन नंबर डी वाला, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने को तरीकों को समझना, बिल्कुल सही है। वो ये भी बताएंगे, जब वो बताएंगे तो वो ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ए बी डी, या इसमें ए बी डी फोर्थ वाले में बी डी ए उल्टा कर में करके लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंग पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। फिर है एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? चलिए देखते हैं किससे मदद करनी चाहिए ध्यान केंद्रित करने में। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही है। जो रंग है पैटर्न है उनके बारे में बताना और सुंदरता जो है इसमें उसका भी नॉलेज कराना। फिर है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाइयों के साथ संबंधित करना, बिल्कुल सही है। रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, सेकंड भी सही है। फिर है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद, ये रोट वाली चीजें हैं, ये काट के सारे सही हो जाएंगे क्योंकि 3-3 है। फिर देखते हैं आकर्षक रंगों के पेपर चुनना, स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए बी डी। मेमोराइजेशन वाली चीजें जहां होंगी निगेटिव है, निगेटिव टैग वर्ड है, वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं।
मतलब पानी की कितनी खपत होती है इस चीज़ का सर्वेक्षण कर रहे हैं अपने घर में, अपने पड़ोस में। फिर है इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल या प्रक्रियाएँ विकसित होंगी, इससे कौन किस स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, प्रयोग तो नहीं हो रहा है। फिर है पूछताछ हो रहा है, परिणाम निकालना, परिणाम निकालेगा ही। फिर है सर्वेक्षण क्योंकि है, अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, इसमें लोग अभिव्यक्ति भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना इसका अर्थ है। जो बाहरी जीवन से जोड़ना या रियल लाइफ से जोड़ना, ये किसमें है? एनसीएफ 2005 के हिसाब से दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसका पहला जो ऑप्शन है, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है, गलत है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान एकमात्र स्रोत है, एकमात्र की वजह से गलत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को अपने आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में मदद करती हैं। फिर है फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम के ज्ञान के निर्माण करने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर के क्षेत्र में, मतलब वो चिड़ियाघर जू लेके जा रही हैं, ठीक है, का आयोजन किया। चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसका पर्पस क्या है, वो बच्चों को चिड़ियाघर क्यों लेके जा रही हैं, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों को नाम याद वाली चीज़ें फिर गलत है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना हो रहा है, प्रक्रिया कौशल इसमें ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन, बी सी डी ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। आकलन भी होगा, कौशल को बढ़ावा भी मिलेगा और रियल लाइफ से जोड़ा भी जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया, उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। फिर है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ये बोल रही हैं। इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है, जो सही नहीं है वही बताना है। आसपास के जानवरों का नाम लिखिए, सही है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए, ये भी सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करिए, ये भी सही है। परिभाषित, देखिए याद करना, परिभाषित करना, व्याख्या देना, ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्योंकि गलत वाला पूछा है जो उपयुक्त नहीं है, तो डी वाला उपयुक्त नहीं है, परिभाषित नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, कथन कारण वाले हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया, बिल्कुल। पानी, आपसी संबंध, फिर है भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं। ये गलत नहीं है, गलत है। पानी है, दोस्त एवं परिवार, आपसी संबंध नहीं है, ठीक है। भोजन है, यातायात नहीं, यात्रा है। आवास एवं वस्तुएं ये नहीं है, कैसे कार्य करती है ये सब नहीं है, ठीक है। ये गलत है, ऑप्शन फर्स्ट वाला। फिर है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, बिल्कुल सही है। हम भोजन कैसे बनाते हैं, यात्रा है, जल, ये सब बहुत करीब है। इसका क्या आंसर सही होगा? फर्स्ट गलत है, सेकंड सही, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। ये अभी जो इसके पहले मैं क्वेश्चन बताई हूँ, ये अभी 2024 के पेपर में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब पिछली बार सीट जो जब हुआ था तब आया था। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। जाइलम जन एवं खनिजों को जड़ों से पेड़ पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम पौधे भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये भी सही है, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, खनिज का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये मिनरल्स को, वाटर को, और फ्लोएम जो होता है वो फूड को। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, जो व्यापक मूल्यांकन होता है, कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बोलते हैं इसे। इसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। एक छात्र का मूल्यांकन समग्र तरीका, हाँ, कोई भी तरीका छूटना चाहिए। कम्युनिकेशन में कैसा किया है, सोशलाइजेशन कैसा हुआ, एग्जाम में कैसा किया, स्पोर्ट में कैसा किया, सारे जो होते हैं एरिया सबको कवर करना है। फिर है जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता वह है। शिक्षकों का अवलोकन बिल्कुल होगा, उसमें टीचर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि टीचर का अवलोकन करेंगे तभी तो पता चलेगा टीचर का टीचिंग मेथड कैसा रहा। फिर है अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, ये भी ऐड होता है। गतिविधियों के मूल्यांकन के रेटिंग स्केल, ये भी होता है। पोर्टफोलियो भी होता है।
इसमें चारों ऑप्शन सही थे। ये विवादित क्वेश्चन था। इसको जो है इस पे सबको कॉमन 1 मार्क्स मिला था इसको, क्योंकि चारों ऑप्शन सही थे और कहीं भी नहीं दिया था ए बी सी डी चारों। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। पौधों एवं जानवरों को परिवार में मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर देखते हैं क्या है कथन। कारण इसका क्या है? थीम के द्वारा मनुष्य एवं जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य आश्रितता, मतलब एक दूसरे पे कैसे ये डिपेंड है, पौधे जानवर पे कैसे डिपेंड है, जानवर पौधे पे कैसे डिपेंड है, इस पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला भी सही है। परिवार में मित्र जो है इसका उप थीम कौन सा? पौधे एवं प्रमुख थीम है और पौधे एवं जानवर को परिवार में मित्र के अंदर रखा गया है, तो ये उप थीम हो जाएगा इसका। तो दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा कि दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक विशेष असाइनमेंट देती हैं, प्रोजेक्ट टाइप का होता है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है। फिर क्या है? और कृषि के दौरान किसानों का उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, उनके द्वारा लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मतलब किसान क्या करता है, किन उपकरणों का यूज़ करता है और कि उनकी फसल क्या-क्या होते हैं, इनका पता लगाना है। फिर देखते हैं उनके फ़ोटो भी कलेक्ट करने हैं। फिर है यहाँ कौन-सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक है, मतलब ये कौन सा स्किल्स हो रहा है। प्रश्न पूछना, ये तो हो ही रहा है, प्रश्न तो पूछेंगे ही किसानों से। अब व्यक्त करना, ला के रिपोर्ट अब व्यक्त दिखाएंगी। फिर परिणाम निकालना, परिणाम भी निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही इसमें सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।